हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही आज के समय में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह है भारत अमेरिका संबंध के प्रमुख क्षेत्र एवं उसमें चुनौतियां। तो इसका जो रिसोर्स है द हिंदू न्यूज़पेपर है और ये आपके यूपीएससी सिलेबस में जीएस 2 के इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। हम इस टॉपिक में भारत अमेरिका संबंध जो हाल के दिनों में क्यों चर्चा में है ये आप सभी जानते होंगे। जैसा कि अमेरिका ने भारत पर खासकर ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद जो टैरिफ वार छेड़ा हुआ है उसी के तहत भारत पर उन्होंने निर्यात पर उन्होंने 50% जो है टैरिफ लगा दिया, जिससे भारत में गहरी चिंता है। भारत में अमेरिका के संबंध को लेकर भारत इसको लेकर पर्याप्त विचार विमर्श भी कर रहा है। भारत के जो विशेषज्ञ हैं इस पे चिंतित हैं क्योंकि उसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट होगा आने वाले समय में। हम उस एडवर्स इफेक्ट की बात की बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा जो इस टॉपिक को लेने का जो महत्वपूर्ण कारण है कि भारत अमेरिका में जो संबंध पिछले वर्षों में आगे बढ़े हैं उस कौन कौन से क्षेत्र है और उस क्षेत्र के क्या महत्व है उस पर हम स्पेसिफिक रूप से सेंट्रलाइज रहेंगे। दूसरा, जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं उसमें जो कारण है पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेके या टैरिफ वार को लेके और रक्षा क्षेत्र में और भी कारण को हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को समझेंगे हम। फिर इसमें जो है इससे संबंधित जो समाधान हो सकता है उस समाधान के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि संभावित समाधान क्या हो सकता है। क्योंकि जो इस पर जो आज जो वर्तमान में जो अमेरिका और भारत का संबंध है वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि दोनों देशों में टैरिफ को लेके खास करके तनाव व्याप्त है। इसलिए इस पर जो है आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहिए कि प्रमुख क्षेत्र सहयोग के कौन कौन से हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कि जो अमेरिका भारत है दोनों एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार हैं। रणनीतिक साझेदार का मतलब ये होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, डिफेंस हो गया, या फिर स्पेस साइंस हो गया, या और भी विदेश के जो क्षेत्र होते हैं, आर्थिक व्यापार हो गया, इनमें हम अपने संबंधों को आने वाले समय में धीरे धीरे और भी अपने सहयोग को बढ़ाएंगे। तो पिछले 20 साल के अगर इतिहास का देखिएगा भारत अमेरिका के संबंध में, तो रणनीतिक साझेदारी के तहत तमाम ऐसे पहलू है जहां भारत और अमेरिका के संबंधों में काफी वृद्धि देखने को मिली है, काफी एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। लेकिन जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने एक जो है टैरिफ को एक हथियार बना लिया और उस टैरिफ को लेकर ही भारत पे भी उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया, जिस वजह से ये टॉपिक चर्चा में है। अब ये चर्चा में अगर आ गया है तो संभावित है कि इससे प्रश्न आपके यूपीएससी में भी बनने के आसार होते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को आप प्लीज अच्छे से समझिएगा और शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपको ये टॉपिक सही से समझ में आएगा। बहुत सारे इसमें फैक्चुअल जानकारी भी आपको मिलेंगे जो कि पीटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। हम संदर्भ की चर्चा खासकर इंट्रो में ही आपको मैं बता दिया कि क्यों ये टॉपिक है, लेकिन हम इसमें यह समझेंगे कि भारत अमेरिका संबंध के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं और चुनौतियां क्यों हैं। इस पे हम व्यापक तरीके से हम समझेंगे कि क्या क्या इनमें चुनौतियां हैं और क्या क्या समाधान है। चर्चा में क्या है मैंने आपको इंट्रो में ही बता दिया। अब आप समझिए कि भारत अमेरिका क्षेत्र के सहयोग के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस होने के नाते इन सहयोग क्षेत्रों को आपको समझना चाहिए और क्या क्या उसमें उपलब्धि पिछले वर्षों में हुई है वो भी आपको इसमें मालूम चलेगा। देखिए, जैसे भारत अमेरिका के संबंधों में सहयोग के प्रमुख क्षेत्र जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें पहला जो है हमारा आर्थिक सहयोग है, ठीक है। अब आर्थिक सहयोग में हम समझते हैं अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। पहला तो आप फैक्ट ये दिमाग में बैठा लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है, ठीक है। अमेरिकी कंपनियां भारत में प्रमुख निवेशक हैं, खासकर प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चर और सेवाओं के क्षेत्र यानी सर्विस के क्षेत्र में। जो अमेरिकी कंपनियां भारत में जो काम कर रही हैं, जो निवेशक हैं भारतीय बाजार के लिए, उसमें जो कंपनियां हैं वो टेक्नोलॉजी क्षेत्र की हैं, मैन्युफैक्चरर सेक्टर की हैं और सर्विस सेक्टर की हैं। उनका बहुत बड़ा निवेश भारत में है। दो फैक्ट आपको इसमें मिला। पहला फैक्ट मिला कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वहीं दूसरा आपको इसमें मिल रहा जानकारी कि जो अमेरिकन कंपनियां हैं वो
खासकर आपको टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस सेक्टर में वो काम कर रही हैं। ठीक है, साथ ही भारतीय कंपनियों ने भी अमेरिका में महत्वपूर्ण निवेश किया है। ठीक है, 2024 में भारत ने अमेरिका को 87.3 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया। हम इसको आगे समझेंगे कि ये कितना बड़ा मूल्य है, और इसी कारण जो है अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया है। चूंकि भारत का जो वहां का भारत अधिशेष जो है, व्यापार अधिशेष जो है, भारत के पक्ष में है। भारत ज्यादा निर्यात करता है अमेरिका को, और इस मूल्य को आप समझ लीजिए 87.3 अरब डॉलर है ये मूल्य, जो कि केवल 2024 के दौरान इतना किया गया भारत की तरफ से निर्यात। अब आप दूसरा समझ लीजिए, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग क्या क्या है। आर्थिक क्षेत्र में आप मोटा मोटी समझ गए कि कितना भारत ने निर्यात किया, कौन कौन से सेक्टर में अमेरिकी कंपनियां काम कर रही हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अब रक्षा क्षेत्र में भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि रणनीतिक साझेदार दोनों देश हैं। देखिए, दोनों देशों ने GSO मिया, लीमोया और कॉम कासा और BECA जैसे समझौतों के माध्यम से, ये समझौते हैं, ठीक है, ये समझौते हैं, इन समझौतों के माध्यम से सैन्य सहयोग, ठीक है, सैन्य से सैन्य सहयोग को गहरा किया, जिससे खुफिया जानकारी साझा करने, रसद सहायता और सुरक्षित संचार और भू स्थानिक डेटा विनिमय में सुविधा हुई। जो भी ये समझौता भारत और अमेरिका ने किए, ये इसके द्वारा मिलिट्री टू मिलिट्री सहयोग को और साथ ही साथ जो है रसद सहायता और सुरक्षित संचार जो है संपन्न हो पाया। ये जो समझौते हुए हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं GSOMIA है, लिमोआ है, कॉमकासा है और BECA है। इन समझौतों के तहत भारत और अमेरिका का जो संबंध है रक्षा के क्षेत्र में काफी आगे गया, और वो सैन्य से सैन्य सहयोग तो किए ही, साथ ही साथ जो है खुफिया जानकारी भी साझा किए, और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि सुरक्षित संचार और लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी लॉजिस्टिक सहायता में भी काफी इसमें एक दूसरे को समर्थन प्राप्त हुआ। भारत एक प्रमुख रक्षा साझेदार नामित किया गया। अमेरिका का एक प्रमुख रक्षा साझेदार भी नॉमिनेट हुआ इसके तहत भारत, ये भी आप जानकारी ले लीजिए, जिससे उन्नत अमेरिकी रक्षा तकनीकों और सुव्यवस्थित रक्षा व्यापार तक पहुंच प्राप्त हुई। अब जानते हैं कि अमेरिका जो है टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड कंट्री है, तो ये जो समझौते संपन्न हुए भारत और अमेरिका के बीच में, उसके तहत जो है भारत की जो पहुंच बनी, अमेरिका की जो उन्नत प्रौद्योगिकी है खासकर रक्षा के क्षेत्र में, वहां भारत की पहुंच बनी, तो उससे जो है अनडाउटली भारत को लाभ होगा। ठीक है, और रक्षा व्यापार तक भी पहुंच प्राप्त हुई। दोनों देशों का एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक साझा दृष्टिकोण है। दोनों देश जो हैं, जो इंडो पैसिफिक एरिया है यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक खुला ओपन चाहते हैं। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पे चीन की उपस्थिति से भी दोनों, खासकर अमेरिका को भारत को इसलिए आगे बढ़ाना चाह रहा है कि चीन को संतुलित करना है, और चीन को ये इस चीज को लेकर संशय भी रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये चीजें चलती रहती है, लेकिन रक्षा क्षेत्र में दोनों के जो साझा उद्देश्य हैं खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में, वो भी एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो विनियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं, जैसे मालाबार, आपने नाम सुने होंगे, मालाबार भारत और अमेरिका, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होते हैं, एक संयुक्त अभ्यास है, और एक सैन्य परीक्षण अभ्यास भी है दोनों के द्वारा। तो समय के समय जो है समय समय पर ये अपने रक्षा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए जो है क्या नाम है कि सैनिक या नौसैनिक अभ्यास भी करते हैं। ठीक है, रक्षा व्यापार और प्रौद्योगिकी पहल, जिसको DTI जैसी पहल जेट इंजन और ड्रोन सहित रक्षा प्रौद्योगिकियों के सह विकास उत्पादन को बढ़ावा देती है, जो भारत के मेक इन इंडिया लक्ष्य को समर्थन करती है। जो पहल है रक्षा व्यापार और प्रौद्योगिकी पहल, इसके तहत जो है अमेरिकन कंपनियां जो है वहां भारत में काम कर रही हैं, जिसमें जेट इंजन और ड्रोन सहित रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये काम कर रही हैं, जो कि भारत का मेक इन इंडिया के पहल के लिए अच्छा ही है ये। ठीक है, ये रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में इस तरह के समझौते हैं, तो इसको आप समझ लिए होंगे मेरे ख्याल से। अब देखिए विज्ञान के क्षेत्र में क्या है,
उसको समझते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, अर्धचालक जैसी उभरती महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में सहयोगी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। यानी सेमी कंडक्टर, जो सेमी कंडक्टर है उसमें भी है, साइबर सुरक्षा में भी है और क्वांटम कंप्यूटिंग में भी है। तो ये जो है उभरती हुई प्रौद्योगिकी है, इन दोनों में, दोनों देशों के बाद मध्य जो है सहयोग है। उसी तरह ICET, ये भी एक महत्वपूर्ण पहल है जो दोनों देशों के बीच अनुसंधान और नवाचार सेतु की विनिर्माण करती है। तो आप समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी काफी दोनों देशों के बीच में सहयोग है, रक्षा के क्षेत्र में भी है, विज्ञान के क्षेत्र में भी है, ठीक है। अंतरिक्ष अन्वेषण, साइबर में भी है, जिसमें इसरो और नासा के सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। दोनों मिशनों पर एक साथ काम करते हैं और विशेषज्ञता को साझा करते हैं। जाहिर सी बात है कि जो नासा स्पेस एजेंसी है अमेरिका की और भारत की जो इसरो है, दोनों में इस तरह के बहुत ज्यादा जो है संयुक्त रूप से मिशनों को कायम करते हैं या ले जाते हैं, जिससे एक दूसरे के टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी साझा करते हैं। तो ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तहत जो दोनों देशों के बीच में जो सहयोग है, खासकर विज्ञान को लेकर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख पा रहे हैं। उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा और आतंकवाद रोधी सहयोग, आतंकवाद रोधी साझा प्रयासों में खुफिया जानकारी साझा करना, क्षमता निर्माण और वैश्विक आतंकवाद के खतरों से निपटने के लिए समन्वित राजनीतिक प्रयास शामिल है। मतलब दोनों देश मिलकर जो वैश्विक खतरे हैं, खासकर आतंकवाद या वैश्विक आतंकवाद का सामना करने के लिए दोनों देश मिलकर कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण को भी आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि एक अच्छा कदम माना जाता है। आतंकवाद से खासकर भारत ज्यादा त्रस्त रहा है, तो अगर इस तरह के साझा हित है भारत और अमेरिका का आतंकवाद को लेके, तो एक अच्छा कदम है। और यह साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा ढांचों का समर्थन करती है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आप, जलवायु परिवर्तन में भी इनका सहयोग है। दोनों देश वैश्विक जलवायु लक्ष्यों और ऊर्जा परिवर्तन चुनौतियों का सामना करने के लिए जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी और स्थिरता पहलों पर सहयोग करते हैं। जो भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितने भी पहल हैं, वो दोनों देश उसमें शामिल हैं और उसको आगे आने के लिए दोनों देश सहयोग करते हैं। तो आपने ये समझा इसमें। तो इस प्रकार हमने समझा कि सहयोग के अलग अलग क्षेत्र हैं, जहां अमेरिका और भारत का जो कोऑपरेशन है, जो संबंध है, काफी आगे है, ठीक है। तो केवल अर्थव्यवस्था के चीजों को लेके ही दोनों अभी फिलहाल जो टैरिफ है उसके बहुत सारे डाइवर्स इम्प्लीकेशन बता रहे हैं लोग, बहुत सारे विशेषज्ञ, अगर 6 महीना रह गया तो ये डाइवर्स पड़ेगा हमारे, उसके लिए भारत में काफी चिंतन और मनन भी हो रहा है कि भारत के पास और भी क्या क्या ऑप्शंस हैं, भारत कहाँ कहाँ और भी, जैसे अभी हाल ही में जो है SCO समिट में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए, अभी आप देखे होंगे न्यूज़ में भी कि वहाँ चाइना और क्या नाम है कि रसिया के उस राष्ट्रपति के साथ उन्होंने काफ़ी जो है अच्छा घुल मिल के पेश आए। और पिछले काफ़ी उसमें देखा जाता रहा है कि SCO समिट में भारत जो है प्रेजेंट तो रहता था, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं जाते थे। तो अभी जो इसको एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये कहा जा रहा है कि भारत जो है अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ बढ़ाया गया है, तो अन्य जो है विकल्प को भी वो इस्तेमाल करने के लिए आगे आ रहा है, या अन्य विकल्प को भी वो साध रहा है। ये एक मैसेज है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, प्रधानमंत्री का जाना है SCO समिट में, क्योंकि पिछले कुछ समिटों में मंत्री स्तर के ही लोग चले जाते थे, प्रधानमंत्री नहीं जाते थे। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि भारत और अमेरिका का सहयोग में ये क्षेत्र है। अब हम चुनौतियों को समझेंगे कि क्या क्या चुनौतियां हैं, उससे आप समझ पाएंगे कि संबंध को किस तरीके से हम इसका समाधान क्या क्या ला सकते हैं। जब आप क्षेत्र जान गए, चुनौती जान गए, तो समाधान पे भी आप विचार कर सकते हैं। अब देखिए चुनौतियां क्या है। पहला हम लोग समझेंगे व्यापार एवं आर्थिक चुनौतियां। देखिए शुल्क विवाद अभी सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय है, शुल्क विवाद मतलब टैरिफ विवाद है। अब इसको हम लोग समझते हैं, हालांकि शुरुआत में भी आपको मैं बताया इंट्रो में ही, क्योंकि हमारा बेस ही था शुल्क विवाद से ही ये शुरू हुआ था, क्योंकि शुल्क विवाद अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है, ठीक है। अमेरिका ने अक्सर कुछ वस्तुओं पर भारत के उच्च शुल्कों को लेकर चिंताएं जताई हैं। भारत जैसा कि उच्च शुल्क तो लगाता ही है, तो उसमें अमेरिका ने भी चिंता जताई।
जबकि भारत की अमेरिकी वीजा नीतियों को लेकर अपनी आशंकाएं हैं। भारत वीजा नीति को लेकर जो है अपना आशंका व्यक्त करता रहता है, जिससे उसके आईटी पेशेवरों को प्रभावित कर सकती है। दोनों देशों के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों और बाजार पहुंच को लेकर भी मतभेद रहे हैं। इन मुद्दों को सुलझाने के लिए निरंतर संवाद और वार्ता की आवश्यकता है। ठीक है, उच्च शुल्क रहता है, भारत लगाता है भाई अपने मार्केट को बचाने के लिए, और अमेरिका ने भी अभी लगाया उसी के उसमें। इसके अलावा भारत की और भी चिंताएं हैं, जैसे मैंने बताया आपको वीजा प्रक्रिया जो अमेरिका की है उसमें भारत के जितने भी आईटी पेशेवर हैं उनको नुकसान होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को चिंता बताते रहते हैं और इसमें जो है समाधान की भी जरूरत है। लेकिन अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर व्यापक शुल्क लगाए हैं, जो अगस्त 2025 तक कई वस्तुओं पर 50% तक पहुंच गए हैं। यह शुल्क भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान पहुंचाते हैं, विशेष रूप से फार्मा, कपड़ा, रत्न और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में। अब जैसे मान लीजिए कि 50% से ज्यादा जो है अमेरिका ने लगा दिया भारत पे, तो भारत जो है फार्मा मतलब दवा का निर्यात अमेरिका को बहुत ज्यादा करता था, कपड़ा भी करता था, रत्न भी करता था। रत्न मतलब हीरा, खासकर घिसे हुए हीरा, हीरा को जो है बनाने वाला जो है सूरत उद्योग बहुत बड़ा केंद्र है, वहां से भेजा जाता था। और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख उपकरण जो थे। तो जब इन सब चीजों पे टैरिफ 50% हो गया, तो जाहिर सी बात है कि इनका निर्यात जो है घटेगा। भारत जो निर्यात कर रहा है, वहां के जो आयातक होंगे भारत से निर्यात नहीं करेंगे, वो कोई और भी मार्केट तलाशेंगे। जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि सूती वस्त्र के लिए, उनके लिए अगला जो है बाजार हो सकता है बांग्लादेश। बांग्लादेश भी सूती वस्त्र का बहुत बड़ा उत्पादक है। तो ये उसके लिए भी विकल्प के तौर पे बहुत सारे चीज उभर सकते हैं, और भारत के ये इन ये में बताया जा रहा है कि बेरोजगारी भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये ऐसे एक तरीके से बेरोजगारी मतलब लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो सकते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं निर्यात उन्मुख क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों से बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका को निर्यात किया जाता था, जिससे लाखों लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार मिला था। अगर इनका निर्यात घटता है तो जाहिर सी बात है कि वहां छटनी होगी। तो ये एक चुनौती बन के बहुत उभर रहा है, बहुत बड़ी चुनौती उभर रहा है। ठीक है, और इसी चुनौती के कारण और भी संबंध जो है, और भी जो हमारा रक्षा संबंध है या विज्ञान का जो संबंध है, उन पर जो है एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि आर्थिक जो होता है किसी भी संबंध का बेस होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। आजकल इंटरनेशनल रिलेशन आर्थिक इंपॉर्टेंस पर, आर्थिक महत्व पर डील किया जाता है। ठीक है, व्यापार असंतुलन मैंने शुरू में ही बताया, अब उसको समझिए। अमेरिका भारत पर ऊंचे आयात शुल्क लगाने का आरोप लगाता है, विशेषकर कृषि उत्पादों, मेडिकल उपकरणों, आईटी उत्पादों पर। ठीक है भाई, भारत अपने कृषि बाजार को बचाने के लिए, चूंकि कृषि में क्या है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग, आबादी काम करता है, तो अगर इसमें ओपन कर देगा या फिर इसमें निर्यात, इसमें जो है आयात शुल्क जो है कम कर देगा भारत, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की कंपनियों जो कृषि क्षेत्र में काम कर रही हैं उनको नुकसान होगा। तो अपने बाजार को बचाने के लिए भी भारत उच्च शुल्क लगाता है, यह भी एक कारण है। लेकिन लगातार अमेरिका जो है ये आरोप लगाता रहता है। दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन भी है। भारत को व्यापार अधिशेष रहता है, जिससे अमेरिका मुद्दा बनाता है। मतलब भारत से निर्यात ज्यादा है, अमेरिका को आयात कम है। ठीक है, इसलिए इसको हमेशा मुद्दा बनाता रहता है, और इसी मुद्दे के तहत जो है 50% टैरिफ बढ़ा दिया गया, ताकि भारत का निर्यात घटे। ठीक है, भारत से जो चीजें निर्यात होती हैं, ये जानबूझ के किया गया फैसला है। अब आप समझिए निवेश बाधाएं। कुछ क्षेत्रों में भारत के विदेशी निवेश प्रतिबंध अमेरिका के तनाव पैदा करते हैं, जो अधिक खुले बाजारों की वकालत करता है। अब कुछ क्षेत्र भारत ने जानबूझकर जो है, जैसे कृषि क्षेत्र को ही ले लीजिए, यहाँ पे निवेश को थोड़ा सा मतलब ओपन नहीं किया बहुत ज्यादा भारत, ताकि जो है अपनी मार्केट को बचा के रखे। तो ये एक तरीके से इस चीज को हमेशा से अमेरिका विरोध करता रहा है। ये चुनौती का जो महत्वपूर्ण जो चुनौती है उभर कर आई है। और भी हम चुनौती देखते हैं कि और क्या क्या चुनौती है। अब देखिए, रक्षा एवं भू राजनीतिक मतभेद भी है। देखिए, रूस संबंध को के क्या मतभेद है। रक्षा उपकरणों की निरंतर खरीद और ऊर्जा आयात सहित रूस के साथ भारत के संबंध अमेरिकी प्रतिबंधों और अपेक्षाओं के विपरीत है। मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है रसिया से
भारत और रसिया का जो संबंध जो है बहुत ही पारंपरिक संबंध है, बहुत ही पुराना मित्र रहा है, बहुत ही भरोसेमंद रहा है भारत के लिए रूस। और रूस जो है हमेशा, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद तो रूस पश्चिमी देशों के लिए एक तरीके से वो आंखों में चुभ रहा है वो। और भारत अभी भी उससे व्यापार जारी रखा हुआ है। तेल का भी आयात बहुत एक तरीके से जो है, रसिया को अपने तेल बेचने का सबसे बड़ा बाजार मिल गया भारत, तो भारत को भी उससे लाभ है, रसिया को भी लाभ है। और क्यों ना भारत जो है अपने हितों को ध्यान रखते हुए वो व्यापार कर सकता है। लेकिन ये अमेरिका को ये मंजूर नहीं है, और इसी को वो मुद्दा बनाता है हमेशा कि रूस के साथ जो संबंध है उसमें ऊर्जा का आदान प्रदान है या रक्षा उपकरणों का जो आदान प्रदान है, खासकर जो भारत आयात करता है रक्षा उपकरणों का या फिर तेल बेचता है, ये सारी चीजों पे लेकर रूस से जो संबंध है भारत का, उसको लेकर हमेशा अमेरिका जो है मुद्दा बनाता है। यह भिन्नता अमेरिका भारत रणनीतिक संरेखन को चुनौती देती है, खासकर जब अमेरिका भारत की बहुध्रुवीय कूटनीति का चिंता विषय मानता है। अमेरिका क्या है, बहुध्रुवीय कूटनीति को, बहुध्रुवीय कूटनीति आप थोड़ा सा समझ लीजिए। बहुध्रुवीय कूटनीति क्या होता है? मल्टीपोलर डिप्लोमेसी। जैसा कि भारत हर देश से संबंध बना के रखता है, ये नहीं कि किसी, जैसे कि आप अगर आप थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन अगर आप पढ़े होंगे तो यहीं पे आता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम, कि मैं किसी भी कोल्ड वार के बाद, हम किसी कोल्ड वार के बाद दो भागों में विश्व बट गया था, मतलब खासकर वर्ल्ड वार के बाद, तो उसी को कोल्ड वार कहा जाता है। कि एक जो है, एक का जो नेतृत्व करता था अमेरिका, दूसरा का रसिया करता था। तो उसमें बहुत सारे दो देश जो हैं, खासकर कुछ अमेरिका जिसका नेतृत्व करता था उस गुट में शामिल हो गए। कुछ जो समाजवादी देश थे, जो लेफ्ट के देश थे, वो रसिया के साथ हो गए। तो ये दो ग्रुप में भारत, दो मतलब इसीलिए कहा जाता था कि टू पोलर कंट्री है, बाईपोलर कंट्री, बाईपोलर वर्ल्ड है। लेकिन अब क्या है कि भारत का ऐसा विचार है कि केवल दो या एक के पास ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, उसका जो है लोकतांत्रिकरण होना चाहिए, कहने का मतलब यह है। तो इसीलिए जो मल्टीपोलर जो डिप्लोमेसी है, वो भारत इसको वरीयता देता है। मल्टीपोलर डिप्लोमेसी का मतलब कि हर देश से हमारा संबंध होना चाहिए, हर संगठन से हमारा संबंध होना चाहिए, और इसके अलावा कहीं खास देश में या खास कंट्री में शक्ति का या डिप्लोमेसी का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। तो इस विचार को अमेरिका जो है चुनौती देता है। भू राजनीतिक विचलन, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर मतभेद, जिसमें रूस यूक्रेन संघर्ष पर भारत का तटस्थ रुख और ईरान रूस के साथ उसका व्यापक जुड़ाव शामिल है, कूटनीतिक में टकराव पैदा करते हैं। अब यह भी एक कारण है, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि भारत जो है, रसिया वाला तो मैंने आपको पॉइंट समझा दिया कि रसिया को लेके उसको किस प्रकार से जो है मतभेद है। अब क्या है कि ईरान से जो भारत जो है संबंध रखा हुआ है, जो तेल आयात करता है भारत ईरान से, तो वो भी एक कारण है। चूंकि ईरान को भी जो है, ईरान को भी लेकर अमेरिका का अपना एक अलग इतिहास रहा है ईरान को लेकर। तो और इसके अलावा अभी जो रूस यूक्रेन संघर्ष चल रहा है, उस पर पश्चिमी देश एक तरफ हैं, तमाम देश जो है उसको ह्यूमन राइट्स को लेकर भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन भारत चूंकि रूस का अभिन्न मित्र है, तो भारत किसी भी मुद्दे को अगर इसको यूएनओ में उठाया जाता है तो वहाँ भारत वहाँ से एब्सेंट हो जाता है। और हो भी ना क्यों एब्सेंट, क्योंकि रसिया हमेशा हर मुद्दे पर भारत का साथ देता है। तो भारत खुले तौर पर ही नहीं सही, लेकिन रसिया का साथ दे रहा है, ठीक है। तो ये भारत की जो कूटनीति है, वो उस कूटनीति के तहत, वो आज की कूटनीति नहीं है ये जब हमारा देश आजाद हुआ था तब से ही उसी डिप्लोमेसी को हम आज भी लेके चल रहे हैं, कि हम जो क्या नाम है कि मल्टीपोलर कूटनीति को मानेंगे, या गुट निरपेक्ष, मतलब किसी भी गुट में नहीं शामिल होंगे, या फिर हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करते हैं। जो भी हमारे विदेश नीति के जो हमारे तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स पे ही हम अपने वर्तमान विदेश नीति को फैला रहे हैं या फिर उसको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। रणनीतिक स्वायत्तता, पश्चिम चीन और रूस के साथ संबंधों को संतुलित करने वाला भारत बहुध्रुवीय विदेश नीति दृष्टिकोण अक्सर अमेरिका की घनिष्ठ संरक्षण की आशाओं के विपरीत होता है। वही जो मैं बता रहा था, ठीक है, राजनीतिक टकराव पैदा होता है, ये सब चीजें हैं। और आव्रजन मुद्दे, अमेरिका वीजा नीतियों को कड़ा करने और H-1B वीजा पर सीमा लगाने से कुशल श्रमिकों के प्रवास पर निर्भर भारतीय आईटी पेशेवरों और तकनीकी कंपनियों पर असर पड़ता है, जिससे आर्थिक अवसर और द्विपक्षीय सद्भावना प्रभावित होती है। जो भी अभी मतलब पहले भी मैंने बताया कि जो आव्रजन के संबंधित जो मुद्दे हैं, यानी वीजा से संबंधित जो है
अमेरिका ने कड़ा कर दिया है। उसके तहत जो है बहुत सारे भारतीय जो हाईली क्वालिफाइड हैं या हाई स्किल्ड हैं वो अमेरिका में जाके जॉब कर सकते हैं, लेकिन तमाम H1B वीजा से संबंधित जो प्रक्रिया काफी कड़ी कर दी गई है। तो यह भी एक चिंता का विषय है दोनों देशों के संबंध में। अब देखिए टेक्निकल और डेटा से नीतिगत संबंधित मुद्दे, इसको भी समझ लेते हैं। भारत की डेटा स्थानीयकरण और प्रौद्योगिकी नीतियों को अमेरिकी तकनीकी कंपनियों और डिजिटल व्यापार के लिए बाधाओं के रूप में देखता है, जिससे उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग की बाधित करती है। ये वही है कि मतलब हम अगर अपने लोकल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं तो अमेरिका को कहीं ना कहीं उस चीज को वो अपने तकनीकी कंपनियों के लिए चुनौती मानता है। तो जैसे भारत अभी देख रहे हैं आपकी यूपीआई में बहुत आगे जो है क्रांतिकारी कर रहा है, तो उसको ऐसा डर है आने वाले समय में कि कोई ऐसा यूपीआई जिस तरीके से क्रांतिकारी कदम साबित हुआ भारत को फाइनेंशियल इंक्लूजन में, तो इस तरह का कोई और भी चीज इजाद न कर दे जिससे उसका जो टेक्निकल एडवांसमेंट है अमेरिका का, उसको चुनौती ना देने लगे भारत। ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन और मिसाइल घटकों जैसी उन्नत तकनीकों पर अमेरिकी सीमाएं भारत के रक्षा आधुनिकीकरण और तकनीकी प्रगति को प्रभावित करते हैं। ये भी है। ठीक है। अब इस पे हम समाधान पे चर्चा कर ले, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि किन किन क्षेत्रों में भारत का संबंध है अमेरिका से और उसका क्या जो है अभी उपलब्धि है उसमें, और उससे आपको महत्व का भी पता चल गया होगा कि दोनों देश क्यों एक दूसरे के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अपने आप में ही एक अलग एक मुद्दा है या ये इसमें चर्चा का विषय है। फिर हमने समझा कि क्या इन दोनों देशों के संबंध में वर्तमान में जो तनाव चल रहा है उसका कारण तो टैरिफ ही है, लेकिन अन्य भी जो चुनौतियां हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है। वहां पे भी मतभेद तमाम तरह के उभर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी भाई समाधान क्या संभावना हमेशा रहता है। ठीक है। तो वो समाधान पे हम चर्चा करते हैं। देखिए द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार एक पहला समाधान हो सकता है। ठीक है। एक बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते के माध्यम से जो टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करता है, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $500 अरब तक पहुंचाने के मिशन 500 लक्ष्य को प्राप्त करना है। भाई मिशन 500 जो इन्होंने घोषित किया दोनों देशों ने, तो मिशन 500 ऐसे तो प्राप्त होगा नहीं, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। और वैसे भी आप बीच में जब टैरिफ ला दे रहे हैं तो मिशन 500 कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोनों देशों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि मिशन 500 हम प्राप्त तभी कर पाएंगे जब इजी होगा व्यापार करना दोनों देशों में, जब निवेश करना आसान होगा। ठीक है। तो इन सारे चीजों पे दोनों देशों को इस पर सोचना होगा, तभी जो है $500 अरब तक दोनों देशों का व्यापार पहुंच सकता है 2030 तक। आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को मजबूत करना। ठीक है। बाजार पहुंच बढ़ाना और कृषि उत्पादों में व्यापार को बढ़ावा देना, यह भी एक समाधान हो सकता है। व्यापार विवादों को सुलझाने और एक संतुलित निष्पक्ष वातावरण बनाने के लिए बातचीत जारी रखना। डायलॉग्स हमेशा होते रहना चाहिए, वार्ता होते रहना चाहिए। ठीक है। वार्ता होगा तभी जो है कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, कोई ना कोई समाधान होगा। जैसे कि अगर हमको 500 मिशन 500 का लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए हम वार्ता करेंगे, तभी तो हम उसको लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो जब वो लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा संबंध है एक नई दिशा की ओर बढ़ सकता है अमेरिका को लेकर। सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना। सैन्य साझेदारी को बढ़ावा देने और रक्षा उद्योग सहयोग को विस्तार करने के लिए अमेरिका भारत कॉम्पैक्ट पहल पर आगे बढ़ना। यह भी जो पहल है उस पर आगे बढ़ना ताकि हमारा जो रक्षा में औद्योगिकी है उसमें जो है सहयोग को आगे बढ़ाया जा सके। रक्षा व्यापार और सह उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए पारस्परिक रक्षा खरीद समझौते पर बातचीत में तेजी लाना। ठीक है। हिंद प्रशांत सुरक्षा को बढ़ाने के लिए स्वायत्त प्रणाली और उन्नत प्रौद्योगिकियों में संयुक्त रक्षा उद्योग का विस्तार करना। यह भी है। आर्थिक संपर्क को बढ़ावा देने और एक मुक्त खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने के लिए क्वाड और भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर जैसे मंचों के माध्यम से सहयोग का विस्तार करें। अब कहने का मतलब यह है कि क्वाड जो है उसका भी विस्तार किया जाना चाहिए, और इसके अलावा जो है भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर जो है उस कॉरिडोर को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जो कि अभी जो खासकर जो इजराइल और बाकी जो क्या नाम है
इजराइल को लेके जो गल्फ क्षेत्र में काफी डिस्टरबेंस है, युद्ध है, उसके कारण से जो ये हमारा भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर जो था, अभी जो घोषित हुआ था वो अभी अभी क्या है, होल्ड हो गया है। तो इस पहल को आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि जो है, इसमें अमेरिका भी शामिल था, ताकि जो है इस क्षेत्र में व्यापार को और भी आगे बढ़ाया जा सके, निवेश को और भी आगे बढ़ाया जा सके। प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग को आगे बढ़ाना, अंतरिक्ष, ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रणनीतिक खनिजों जैसे क्षेत्रों में उद्योग शैक्षिक साझेदारी के लिए इंडस इनोवेशन जैसी नई पहल शुरू करें। मतलब कि अंतरिक्ष में हो, ऊर्जा में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, या रणनीतिक खनिजों में जैसे क्षेत्रों में उद्योग शैक्षणिक साझेदारी, कि उद्योग भी हो और एजुकेशन साझेदारी भी हो मिला जुला के, तभी हम इन सारे क्षेत्रों में पहल करके आगे बढ़ सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संरचना में तेजी लाने के लिए एक अमेरिका भारत रोडमैप विकसित करे और महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग को मजबूत करें। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन और भारतीय अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन जैसी संस्थाओं के माध्यम से अनुसंधान सहयोग बढ़ाएं। जो भी भारत और अमेरिका के बीच में जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के बीच में भी सहयोग होना चाहिए, ताकि इनोवेशन दोनों देशों के मध्य लगातार जारी रहे। अब जो एक और जो बनता है, संवाद के माध्यम से जो भी विवाद है, जो भी कंफ्यूजन है, उसको दूर करना। ठीक है। अब इसमें क्या है कि विश्वास और पारस्परिक लाभ बहाल के लिए टैरिफ मुद्दों और व्यापार विवादों पर रचनात्मक ढंग से समाधान करे, तभी विश्वास बहाली होगी दोनों देशों में। और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का सामना करने होते हुए भू राजनीतिक रुख को संरेखित करने के लिए रणनीतिक संचार को प्रोत्साहित करें। दोनों देशों को खासकर डायलॉग जो है या वार्ता जो है उसको रोकना नहीं चाहिए, तभी जो है मतभेद दूर होंगे। ठीक है। अब इसमें हम लोग अगर निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष ये हो सकता है कि हालांकि जो टैरिफ विवाद जो है बाजार को उथल पुथल कर सकता है या बेरोजगारी जैसे चीज को ला सकता है कुछ खास क्षेत्रों में, या अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भारत और अमेरिका के बीच जो है अन्य जो क्षेत्र हैं उन सहयोग को भी डिस्टर्ब किया जाए। अगर किसी प्रकार का डिस्टर्ब होता है आने वाले समय में, तो उसको जो है शांतिपूर्वक वार्ता के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, ताकि उसका समाधान सही तरीके से निकल सके। क्योंकि भारत और अमेरिका जिस तरीके से रणनीतिक साझेदार रहे हैं, जिस तरीके से अपने व्यापार को बढ़ाए हैं, व्यापार से लेकर जो है अंतरिक्ष तक, रक्षा क्षेत्र तक अपने सहयोग को एक नया आयाम दिए हैं, तो केवल टैरिफ विवाद को लेके भारत और अमेरिका को अपने संबंधों को विवाद के दलदल में नहीं फंसाया जाना चाहिए। इसको आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों को डायलॉग्स या वार्ता जारी रखना चाहिए, तभी इसका कोई एक समाधान, फुल प्रूफ समाधान निकल सकता है। आशा है यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच। और हाँ, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को अगर आप फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज फॉलो भी कर लें। थैंक यू सो मच।